देखूं अगर, तो आप लोगों में से 70 to 80% या 90% लोग जो मेथड यूज किए होंगे अपने इन्वेस्टिगेशन में, उसमें आप लोगों ने लिखा होगा कि वी आर गोइंग फॉर डिस्क्रिप्टिव स्टडी एंड द प्रपोज टाइप विल बी सर्वे रिसर्च, या सर्वे मेथड से हमने ये स्टडी को कंप्लीट किया। तो ये जो सर्वे मेथड है, इसको अगर हम बारीकी से समझने की कोशिश करें, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा बात करेंगे आज। तो अगर सर्वे को अगर समझना है, सर्वेक्षण विधि या ये वर्णनात्मक अनुसंधान का एक टाइप है। लेकिन इससे आगे बढ़ने से पहले हम लोग दो और मुख्य बातें जानने की कोशिश करेंगे, जो कि आप ऐसा नहीं है कि आपने सुना नहीं होगा, इसमें कुछ कंटेंट ज्यादा दिया गया है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा। समझने पे ज्यादा ध्यान दीजिए आप लोग। बेसिकली अगर हम बात करेंगे, तो आप लोग दो ऐसे टर्म हैं जिससे कि आप लोग फैमिलियर होंगे, आप लोगों को पता होगा कि एक टर्म है असेसमेंट और एक दूसरा टर्म जो है वो इवैल्यूएशन है। और ये टर्म असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन जो है, ये आजकल साइमल्टेनियसली यूज किया जाता है। और क्योंकि अगर असेसमेंट का बात किया जाए, अगर असेसमेंट टाइप के स्टडीज या असेसमेंट एज ए टेक्निक अगर सोचा जाए, तो असेसमेंट कैसे इवैल्यूएशन से अलग है, ये स्लाइड। ओके, सो असेसमेंट कैसे आपका इवैल्यूएशन से अलग है, अगर इसके बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें, तो हम ये जान सकते हैं कि असेसमेंट जो है वो, जैसा कि आप यहाँ पे दिखा हुआ भी, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। स्लाइड्स अपने से चेंज हो जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि असेसमेंट के बारे में लिखा है कि ये इट डिस्क्राइब द स्टेटस ऑफ ए फेनोमेनन एट ए पर्टिकुलर टाइम विदाउट वैल्यू जजमेंट एक्सप्लेनेशन ऑफ रीजंस और अंडरलाइंग कॉजेस और रिकमेंडेशंस फॉर एक्शन। अगर मैं इसको हिंदी में समझाने की कोशिश करूं, तो आप ये देख सकते हैं, आकलन किसी विशेष समय पर किसी घटना की स्थिति का वर्णन, मूल्य निर्णय, कारणों या अंतर्निहित कारणों की व्याख्या या कार्रवाई के लिए सिफारिशों के बिना ये करता है। कहने की बात ये है कि हमारा आकलन जो है वो जस्ट आपका प्रोसेस पे ज्यादा ध्यान देता है। हम फील्ड में गए और हमने जाके जो वहाँ की कंडीशन थी, जैसे कि आप असेसमेंट अगर स्कूल में जाते हैं, तो वहाँ पे देखेंगे कि आपको बोला जाता है फर्स्ट असेसमेंट चल रहा है या सेकेंड असेसमेंट चल रहा है या थर्ड असेसमेंट चल रहा है। कहने का मतलब, एंड यू आर यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। कभी हम लोग जाके वहाँ ओरल एग्जामिनेशन ले लेते हैं, कभी वहाँ जाके एक आप एक क्लास टेस्ट ले लेते हैं, कभी उनका एक कल्चरल इवेंट करा के उसमें कुछ मार्क या ग्रेडिंग उनको दे देते हैं। तो असेसमेंट क्या है, प्रोसेस पे ज्यादा जो भी वहाँ हो रहा है उसको एक रिपोर्ट के रूप में ले आना, ये असेसमेंट का पार्ट होता है। उसमें उसमें हम लोग वैल्यू जजमेंट की बात नहीं करते हैं। वी आर नॉट गोइंग टू डिसाइड और गिव सर्टेन जजमेंट, कोई जजमेंट देने की बात नहीं कहते हैं। हम ये नहीं बताते हैं कि ये बच्चा अच्छा है, या ये बच्चा जो है ये फर्स्ट हो रहा है या सेकंड हो रहा है, या ये इसको प्रमोट किया जाए, या इस तरह की बातें नहीं। या हम ये नहीं देखते हैं कि एक स्टूडेंट किस पृष्ठभूमि से आता है। एक स्टूडेंट अगर, जिसके पास साधनों की कमी है, अगर वो मैथमेटिक्स में 50 ला रहा है, और एक स्टूडेंट जिसको कि सारे साधन अवेलेबल है, और उसके बाद उसको कोचिंग अवेलेबल है, उसे ट्यूशन अवेलेबल है, उसे इंटरनेट पे डिफरेंट वीडियोस अवेलेबल हैं, और उसके थ्रू वो मैथमेटिक्स पढ़ रहा है, और उसके बाद वो 60 लेके आता है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो 60 लेके आता है। और एक बच्चा जो कि जिसके पास मिनिमम रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, और वो सिर्फ बुक्स के साथ या बुक्स भी उसको अवेलेबल नहीं है, सिर्फ क्लासेस पे निर्भर है वो, और वो 50 लेके आता है। तो अगर इवैल्यूएशन के पर कंटेक्स्ट से अगर देखा जाए, तो हम शायद बोलेंगे कि जो बच्चा 50 लेके आया है वो ज्यादा अच्छा कर रहा है। लेकिन अगर असेसमेंट के प्रोसेस से अगर देखा जाए, तो शायद हम बोलेंगे कि नहीं, 50 इज लेसर देन दी 60। तो ये डिफरेंस है असेसमेंट और इवैल्यूएशन। लेकिन अगर असेसमेंट, इवैल्यूएशन
ये दोनों को अगर साइड कर दिया जाए, और इसको जब, क्योंकि हम लोग बात आज करने वाले हैं सर्वे रिसर्च का या रिसर्च के बारे में, अगर हम असेसमेंट और इवैल्यूएशन स्टडीज को अगर हम साइड कर दें और इसको रिसर्च के साथ अगर कंपेयर करने की कोशिश करें, तो रिसर्च जो है वो टोटली डिफरेंट पैराडाइम है, डिफरेंट एरिया है। रिसर्च में हम लोग एक नया ज्ञान की खोजने की संभावनाएं तलाशते हैं या कुछ नया सामने लेके आने की कोशिश करते हैं। ये नहीं कि फील्ड में गए वहां से जो मिला उसको लेके रिपोर्ट कर दिए या उससे कुछ मीनिंग निकाल दिए। या अगर आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करेंगे तो रिसर्च का जो आउटकम है उसको जनरलाइजेशन भी किया जा सकता है। वी कैन यूज इट इन डिफरेंट अदर केसेस, दूसरे जगह उसको इम्प्लाई भी कर सकते हैं, उसको यूज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम कंपेयर करेंगे तो असेसमेंट से ज्यादा ब्रॉडर इवैल्यूएशन है, या इवैल्यूएशन स्टडीज या असेसमेंट स्टडीज, डिफरेंट टाइप के असेसमेंट। नेशनल असेसमेंट सर्वेज भी होते रहता है इंडिया में, आपका एनसीईआरटी कराता है इवैल्यूएशन, डिफरेंट प्रोग्राम्स के इवैल्यूएशन होते हैं, आपको पता होगा। इवैल्यूएशन जो भी आपका सर्व शिक्षा अभियान हो गया, या आपका कोई आईसीटी का प्रोजेक्ट है, आईसीटी स्कूल प्रोजेक्ट है, उसका उस प्रोग्राम का इवैल्यूएशन अगर आप करते हैं तो उस टाइप के स्टडीज को आप असेसमेंट स्टडीज, इवैल्यूएशन स्टडीज इस तरह से हम कर सकते हैं। लेकिन रिसर्च जो है ये काफी ब्रॉडर एरिया है, और इसमें हम डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स या पैराडाइम्स या डिजाइन्स की बात कहते हैं। और इसका बेसिक डिफरेंस ये है कि ये क्या करता है, ये आपको जनरली इसमें एक सिस्टमेटिक इंक्वायरी के प्रोसेस को यूज किया जाता है, जिससे कि आप नए नॉलेज को क्रिएट कर सकें। और ये ज्यादातर वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को, क्योंकि वेन एवर यू आर गोइंग टू स्टडी समथिंग, तो वो ऐसा चीज होगा जिसमें कुछ चेंज की संभावनाएं हो। दैट मीन्स वेरिएबल्स आर इन्वॉल्व। अगर कोई चीज कांस्टेंट है, कुछ उसमें और कुछ अब परिवर्तन हो ही नहीं सकता या परिवर्तन होने की संभावना ही नहीं है, तो उसमें हम क्या रिसर्च करें। तो इसलिए वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए भी हम रिसर्च करते हैं। रिसर्च में हम एक सिस्टमेटिक इंक्वायरी प्रोसेस को यूज करते हैं, एक नई जानकारी, एक नई थ्योरी, एक नए एप्लीकेशन, इसको लेके हम आ सकते हैं, और उसका जनरलाइजेबिलिटी भी है, उसको हम लोग दूसरे जगह पे यूज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से रिसर्च जो है इस तरह से इमर्ज करते हैं, हम कंपेयर कर सकते हैं फ्रॉम असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, किस तरह से आपका रिसर्च जो है वो इससे भिन्न है। अब इससे आगे बढ़ते हुए मैं क्योंकि हमारा टॉपिक सर्वे रिसर्च पे है तो हम जल्दी उसके तरफ आते हैं। तो सर्वे रिसर्च अगर हम बात करते हैं तो सर्वे रिसर्च एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का एक टाइप है, इसमें हम बोल सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में जैसा कि नाम से है, इसको हिंदी में आप देख सकते हैं वर्णनात्मक अनुसंधान है। वी जस्ट डिस्क्राइब द थिंग्स विच इज अवेलेबल देयर, जो भी वहाँ पे अवेलेबल है उसको हम डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। बट दैट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट, जो भी वहाँ दिख रहा है, जो आप फील्ड में गए और वहाँ जो भी एग्जिस्ट कर रहा है, जो भी वहाँ आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको अगर आप फील्ड में लेके आते हैं और उसको एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, तो इट विल बी ए डिस्क्रिप्टिव स्टडी। इससे थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ डिस्क्रिप्टिव स्टडी में आप बोल सकते हैं, जब हम कुछ वेरिएबल्स, जब फील्ड में जाते हैं और वेरिएबल्स को अगर हम वेरिएबल्स में रिलेशनशिप देख पाते हैं, तो वो भी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का ही टाइप होगा। और इसका एक और संभावना जो है, इसमें मैं डिफरेंट टाइप्स बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सर्वे इज वन टाइप, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का एक टाइप सर्वे है ना, और उसको हम लोग गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। बट डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के साथ साथ इसमें सर्वे के साथ साथ वी कैन हैव correlational studies. It also describes the situation. It tries to study the relationship between the variables under investigation, जो भी variables under investigation है उसके अंदर संबंध देखने की कोशिश करता है। जैसे अगर बात किया जाए कि फैमिली इनकम ऑफ द स्टूडेंट एंड द अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट, ये अगर जाके आप डेटा कलेक्ट करके आ रहे हैं फील्ड से, और आपने डेटा कलेक्ट कर लिया और इसमें अगर आप कोरिलेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि फैमिली इनकम क्या बच्चे के अचीवमेंट को प्रभावित, बच्चे की प्रभावित मैं नहीं बोलूंगा बिकॉज दैट इज डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन, बट इफ यू वांट टू सी दैट सर्टेन रिलेशनशिप एग्जिस्ट और नॉट, कुछ संबंध एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, तो आप कोरिलेशनल स्टडीज भी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर कर सकते हैं।
एंड वी कैन आल्सो हैव द थर्ड कैटेगरी, जिसको कि हम यहाँ देख भी सकते हैं, जैसे कि जिसको बोला जाता है कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च। कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च या उसको एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च या घटनाओत्तर अनुसंधान जिसको बोला जाता है, जिसमें कि हमारा ये खासियत है कि जहाँ पे आप कुछ कॉज एंड इफेक्ट को स्टडी करने की कोशिश करते हैं विदाउट the situation of intervening the cause or producing the cause को हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, जो जिसके कारण जो कारण है उसको हम अपने तरफ से इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। ऐसे सारे रिसर्च, ऐसे सारे वैसे स्टडीज जिसमें कि कॉज जो है वो रिसर्चर के द्वारा प्रोड्यूस नहीं किया जाता है, या प्रोड्यूस करने की संभावना नहीं होती, या आपको मैनिपुलेशन करने के या वैसी सिचुएशन। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे कि अगर आपको ये देखना है कि जेंडर का क्या रोल होता है मोरल वैल्यूज, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड जेंडर का क्या रोल होता है मोरल वैल्यूज। यू कैनॉट दी रिसर्चर के हाथ में ये नहीं है कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या सैंपल का जेंडर चेंज कर दे, है ना। इट इज नॉट प्रैक्टिकल थिंग। सिमिलरली आप ये देखना चाहें कि स्मोकिंग का क्या इफेक्ट होता है आपके हेल्थ पे, देन यू कैनॉट स्टार्ट, यू कैनॉट आस्क द सब्जेक्ट्स। आप जो सैंपल हैं या जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको आप ये नहीं बोल सकते हैं कि आप स्मोकिंग करिए और हम आपको इसका इफेक्ट देखेंगे कि आपका इसके ऊपर इफेक्ट क्या होता है। सिमिलरली कैंसर पेशेंट जो हैं वो उनका हेल्थ किस तरह से किसी मेडिसिन से प्रभावित होता है, अगर इस तरह की स्टडी करनी है, यू कैन नॉट स्टार्ट दैट। कोई आप सैम्पलिंग टेक्निक से आपने सब्जेक्ट निकाल लिया और उसमें आप जाके कैंसर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और फिर उस पर दवा का यूज करें। दी कॉज इज ऑलरेडी देयर, जो कारण है वो ऑलरेडी हो चुका है। जैसे कि मैंने बोला कि आपका सिगरेट स्मोकिंग अगर का ये वाला स्टडी करना है कि सिगरेट स्मोकिंग का क्या इफेक्ट होता है हेल्थ पे, यू हैव गॉट द पार्टिसिपेंट्स दोज हु आर स्मोकिंग, ऑलरेडी स्मोकिंग, जो स्मोक कर रहे हैं। उसी तरह से कैंसर का पे कौन सी दवा काम कर रही है, ये अगर आपको स्टडी करना है तो यू हैव ऑलरेडी फॉर्म ग्रुप ऑफ कैंसर पेशेंट, है ना। तो ये इस तरह की, या मैंने बोला कि जेंडर का क्या रोल होता है मोरल वैल्यूज पे, वी हैव गॉट बॉयज, वी हैव गॉट गर्ल्स, ऑलरेडी बर्थ से उन्होंने वो हैं, आपने उनको नहीं अलग अलग अपने से डिसाइड करके किसी को बॉय और किसी को गर्ल्स नहीं बना सकते, है ना। तो ये सारे ऐसी चीजें जिसमें कि कॉज जो है वो ऑलरेडी पहले से है, यू जस्ट ट्राई टू इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट, और समटाइम्स फ्रॉम इफेक्ट वी आर जस्ट ट्राइंग टू एनालाइजिंग द कॉज, जिसको कि अब हम लोग दो अलग अलग टाइप से बोलते हैं हम लोग। देखिए, क्योंकि आज आज आप ये जो कोरिलेशनल स्टडी और एक्स पोस्ट फैक्टो या कॉजल कंपैरेटिव जो है वो आज टॉपिक डिस्कशन का नहीं है, मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि कॉजल कंपैरेटिव के डिफरेंट टाइप्स हैं, रेट्रोस्पेक्टिव टाइप हैं और आपका प्रोस्पेक्टिव टाइप है। अगर मैं उसके ऊपर डिस्कशन करूंगा तो फिर इसको हम सर्वे रिसर्च को के लिए समय नहीं बचेगा, सो आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल अबाउट दैट वन। लेकिन आप ये समझ के रखिए, जब भी अगर हमारा दो या दो से अधिक वेरिएबल या चर के बीच में अगर हम रिलेशनशिप या संबंध देखने की कोशिश करेंगे तो वो सहसंबंध स्टडी या कोरिलेशनल रिसर्च कहलाएगा। और अगर ऐसे स्टडी जिसमें कि जो आप किसी वेरिएबल का किसी दूसरे वेरिएबल पर असर देखना चाह रहे हैं, लेकिन वो जो कॉज है, जो कारण है, वो ऑलरेडी घट चुका है, इसलिए इसे घटनाओत्तर अनुसंधान बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल भी मैंने बताया, और ये दो तरह से हो सकता है, प्रोस्पेक्टिव एंड रेट्रोस्पेक्टिव। तो ये जो है ये कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च के अंतर्गत आएंगे। तो कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च, कोरिलेशनल रिसर्च, सहसंबंध रिसर्च, और आपका घटनाओत्तर रिसर्च जो है वो दोनों ही आपका डिस्क्रिप्टिव के एग्जाम्पल है, इंक्लूडिंग सर्वे रिसर्च। तो ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का नेचर है, आप इसको मैंने आपको समझाया, आप ये थ्योरी भी देख सकते हैं स्लाइड में। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, सर हाँ बताइए, कुछ मैं पूछना बोल रहा हूँ चाहते डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का जो मूल समाज जो मूल जो सामरी है वो है व्हाट इज और व्हाट एग्जिस्ट। लास्ट लाइन में हैं। आपने जो लिखा है वो है मूल। नहीं,
वो है ठीक ठीक है। इम्पोर्टेंट जाएगा, इम्पोर्टेंट प्लेस। जहां पे आप व्हाट पता करते हैं जाके फील्ड में क्या एग्जिस्ट कर रहा है, आगे बढ़ते आप वाई भी पता कर सकते हैं, आप हाउ भी पता कर सकते हैं, ऑल दी पॉसिबिलिटीज आर देयर। जब तक आप आई मीन पहला तो आई मीन हाँ। वाई रिलेटेड एनी क्वेश्चन कॉल्ड इज ए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। हम्म। हाँ, ज्यादातर आप सिचुएशन जो वहाँ एग्जिस्ट कर रहा है वो क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, क्या एग्जिस्ट कर रहा है, और उसके पीछे क्यों कारण क्या है, ये सब को आप डिस्क्राइब करके लिखते हैं तो वो एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंतर्गत आएगा, है ना। और इसके तीन टाइप मैंने बताया, आप सही बता रहे हैं, सर्वे रिसर्च हो गया आपका, कोरिलेशनल और एक्सपोस्पेक्टो मैंने बताया आपको। इसके इसके अलावा भी अदर डिफरेंट अदर टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी है, ऐसा नहीं कि यही तीन है, बट दिस आर दी बेसिक वन। और उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मीन आपने जो बोला है लॉन्गिट्यूड रिसर्च और सर्वे रिसर्च और जो जो बोला। हाँ ठीक है, सुनिए, अभी अभी मैं जब सर्वे रिसर्च में आगे डिस्क्राइब कर रहा हूँ, डिस्क्राइब करते समय आपको मैं बताऊंगा कि सर्वे रिसर्च में कितने डिफरेंट टाइप्स हैं। ओके, सर्वे रिसर्च, नाउ आई एम कमिंग ऑन सर्वे रिसर्च। सर्वे रिसर्च जो है वो क्या, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये इट ट्राइज टू गैदर डेटा एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम विद द इंटेंशन ऑफ describing the nature of existing condition or identifying standard against which existing condition can be compared or determining the relationship that exists between specific events। बहुत अच्छे से यहाँ बताया गया है कि सर्वेक्षण जो है वो विधि क्या करता है, जो भी आपके फील्ड में आपको जो दिख रहा है, जो एग्जिस्टिंग कंडीशन है, उसको एक उसको उसके बारे में डेटा कलेक्ट करता है। वो ये भी सुनिश्चित करता है कि इस पर्टिकुलर डेटा को किस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना है, और इसके साथ साथ ये जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं, जो डिफरेंट जो भी आपने डेटा फील्ड से कलेक्ट किया, डिफरेंट वेरिएबल्स से रिलेटेड हो सकता है कि एकेडमिक अचीवमेंट हो सकता है कि उनका साइंस के प्रति एटीट्यूड हो, साइंस में अचीवमेंट हो सकता है उनका व्हाट वी कैन से अटेंडेंस हो, डिफरेंट डिफरेंट जो भी वेरिएबल आपने फील्ड से कलेक्ट किया उसके बीच में आप डिफरेंट टाइप के रिलेशनशिप देखने की भी कोशिश करते हैं। तो ये सारे चीजें जब आप करते हैं, जनरली इन जनरली जो भी अप्लाइड रिसर्च या जो रिसर्च हम मास्टर डिग्री पे करते हैं, या इन दी हायर एजुकेशन आल्सो पीएचडी लेवल पे भी, हम लोग इस तरह के ही आइडिया के साथ ज्यादातर हम जानते हैं। इसके आगे बढ़ते हुए आप ये क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं, आप इससे आगे बढ़ते हुए आप क्वालिटेटिव में डिफरेंट अदर टाइप्स, ग्राउंडेड थ्योरी, फिनोलॉजिकल, ये सारा कुछ कर रहे हैं, दैट इज डिफरेंट एरिया। वी कैन आल्सो गो फॉर केस स्टडी, आप केस स्टडी भी कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट अदर टाइप्स होंगे, लेकिन मैक्सिमम ऑफ द टाइम यू कैन गो फॉर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आल्सो। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी आप कर सकते हैं, फिलोसफिकल रिसर्च भी आप कर सकते हैं, हिस्टोरिकल भी कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स इफ यू गो टू द डेटा, जो हमारा इंडिया में रिसर्च हो रहा है खास करके सोशल साइंस और एजुकेशन में, मैक्सिमम ऑफ द रिसर्च आर सर्वे मेथड, बेस्ड ऑन सर्वे मेथड्स ओनली। इट इज डिस्क्राइबिंग दिस टाइप ऑफ थिंग्स ओनली कि आप क्या एग्जिस्ट कर रहा है, डिफरेंट वेरिएबल्स में डिफरेंट टाइप के रिलेशनशिप। यू कैन आल्सो गो फॉर इन्वेस्टिगेटिंग दी मल्टीपल रिलेशंस आल्सो, मल्टीपल रिलेशंस अब भी हम लोग इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंट टाइप के सर्वे रिसर्च का एक बेसिक जिस्ट आपको बताया गया। इससे और आगे बढ़ते हुए मैंने ऑलरेडी इसको आपको बताया हुआ है, एक बार फिर से मैं इसको समराइज कर दूं कि सर्वे और कोरिलेशनल स्टडी में क्या डिफरेंस है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का ही टाइप है। कोरिलेशनल सर्वे रिसर्च में आप जो भी एग्जिस्टिंग कंडीशन है उसको डिस्क्राइब कर देते हैं, लेकिन और यू कैन आल्सो गो फॉर रिलेशनशिप आल्सो, ये आप कर सकते हैं, लेकिन कोरिलेशनल स्टडीज में ये मस्ट है। दिस इज द मस्ट रिक्वायरमेंट, कंपलसरी रिक्वायरमेंट कि आप टू या मोर वेरिएबल्स जो भी आप जिसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं उसके बीच में रिलेशनशिप आप
स्टडी करें, रिलेशनशिप को फाइंड आउट करें, रिलेशनशिप है नहीं है, कितने हद तक है, कितना स्ट्रेंथ है, क्या पॉसिबिलिटी है, कितना किस तरह से वो रिलेटेड है, ये सारा चीज आप कर सकते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट डेमोग्राफिक वेरिएबल्स और डिफरेंट अदर, और मल्टीपल रिलेशनशिप भी आप स्टडी कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोरिलेशनल स्टडी में रिलेशनशिप तो आपको स्टडी करना ही होगा, और दैट इज रिक्वायर्ड इज एटलीस्ट टू वेरिएबल्स शुड बी देयर। रिलेशनशिप है तो आपको एटलीस्ट दो वेरिएबल तो चाहिए, मोर देन दो भी हो सकता है। देन आल्सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट सर्वे और कॉजल कंपैरेटिव में क्या डिफरेंस है। तो सर्वे रिसर्च, जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि सर्वे रिसर्च में आप जो एग्जिस्टिंग डेटा है उस पे आप डेटा कलेक्ट करते हैं, देन यू ट्राई टू डू अदर हायर एनालिसिस आप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कॉजल कंपैरेटिव का क्या खासियत है? कॉजल कंपैरेटिव का खासियत ये है, वी ट्राई टू सी द कॉजल कॉजल रिलेशनशिप विद सर्टेन फैक्टर्स, सर्टेन जो इफेक्ट है, कॉज और इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप जरूर देखना है। कभी हम कॉज को ज्यादा हाईलाइट करके समझने की कोशिश करते हैं, कभी इफेक्ट को ज्यादा इन्वेस्टिगेट करते हैं। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, कभी ऐसा हो सकता है कि कोई कोई व्यक्ति जो है वो आपका सपोज टीबी का मरीज हो, है ना, टीबी का मरीज है, तो आप उसके बारे में आप वो ऑलरेडी जो उसके ऊपर इफेक्ट होने की बात है वो हो चुका है, बट अगर आप उसकी हिस्ट्री को देखने की कोशिश करें, है ना, ये भी हो सकता है इस तरीका। यू कैन नॉट, आप ये टीवी किसी को करवा नहीं सकते, ऑलरेडी दी सैंपल सब्जेक्ट्स ऑलरेडी आर देयर, वो ऑलरेडी वो ग्रुप है ना। इसीलिए बोला जाता है कि इसमें आज एज ए रिसर्चर आप खुद से मैनिपुलेट नहीं कर सकते वेरिएबल को। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज जो टीवी पेशेंट जो है, ये ऑलरेडी क्लासिफाइड ग्रुप्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर सकते हैं। यू कैन नॉट गो फॉर असाइनिंग द सब्जेक्ट्स, हम सब्जेक्ट का असाइनमेंट नहीं कर सकते, वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप कर सकते हैं कि आपने अपने से अलग अलग जगह पे चीजों को सेट किया। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी असाइन ग्रुप है टीबी पेशेंट का, आप उसका अगर पास्ट हिस्ट्री आप स्टडी कर रहे हैं, है ना, आप एक पास्ट हिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं, दैट इज आल्सो कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च। और अगर आप उस टीबी पेशेंट के आगे के आने वाले ईयर्स को भी स्टडी कर रहे हैं कि 6 महीना में उसका क्या हेल्थ हुआ, 8 महीना में उसका क्या हेल्थ हुआ, 1 साल में उसका क्या हेल्थ हुआ, तो ये भी कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च ही है। बट द कॉज इज ऑलरेडी देयर, कॉज आपके पास ऑलरेडी है, और आप उसका जस्ट डिफरेंट टाइप के प्रोस्पेक्टिव और रिट्रोस्पेक्टिव वे में आप कर रहे हैं। एक आप उसके पास्ट को देख सकते हैं, एक आप उसके फ्यूचर को भी स्टडी कर सकते हैं। तो कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च में ये खासियत होती है, एंड इन दैट वे इट इज डिफरेंट फ्रॉम सर्वे। और जैसा कि मैंने बताया कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है वो आपका ऐसी संभावनाएं देता है जिसमें कि आप जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको मैनिपुलेट रिसर्चर कर सकता है। जैसे अगर आपको देखना है कि ब्लेंडेड लर्निंग का क्या इफेक्ट होता है बच्चों के अचीवमेंट पे, तो ये आपका एक एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन होगा। इसी तरह से आप ये बोल सकते हैं कि रीइंफोर्समेंट का क्या असर होता है बच्चों के अटेंडेंस पे, तो ये भी आपका एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी का सिचुएशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सारा चीज रीइंफोर्समेंट देना नहीं देना टीचर के रिसर्चर के हाथ में है। ब्लेंडेड लर्निंग करना नहीं करना किसके ऊपर करना है, ये रिसर्चर के हाथ में। सो मैनिपुलेशन इज पॉसिबल। जब मैनिपुलेशन पॉसिबल होता है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कारण और उसके असर को आप इन्वेस्टिगेट कर सकें, और जहाँ पे आपका जो कारण है उसको रिसर्चर अपने हिसाब से बैलेंस कर सकता है, अपने हिसाब से तय कर सकता है कितना देना है, कब देना है, किसको देना है। तो ये आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगा। तो इस तरह से सर्वे रिसर्च कोरिलेशनल रिसर्च से अलग है, कॉजल कंपैरेटिव से अलग है, और कैसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से जो है वो इस कैटेगरी के रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के डिफरेंट कैटेगरी से अलग है, वो मैं बताया। अब जैसे ये सामान्य कुछ पॉइंट्स हैं आपके सर्वे रिसर्च के, क्या क्या खासियत है। इकोनॉमिकल होता है, इसीलिए हम लोग करते भी हैं। मैंने बताया कि 80% 90% जो
हमारे थेसिस सब लिख रहे हैं हम लोग, तो सर्वे कर लेते हैं। वी डोंट गो फॉर एक्सपेरिमेंटल स्टडी या केस स्टडी, या कहीं जाके आप ग्राउंडेड थ्योरी और ये सब नहीं करके हम लोग क्या करते हैं, चलिए इसी को कर लेते हैं, एफिशिएंट है, इकोनॉमिकल है, जनरलाइजेबल है। लार्ज ज्यादातर ये आपका ज्यादातर केसेस में सर्वे रिसर्च जब करते हैं, हमारे पास बहुत बड़ा पॉपुलेशन होता है, बहुत बड़ा सैंपल होता है। एक सैंपल साइज जो होता है वो काफी बड़ा लेके हम चलते हैं, और ये सैंपल साइज बड़ा लेने के कारण हमारे पास जो इसका रिजल्ट है उसको हम जनरलाइज कर पाते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हमें मालूम है बहुत छोटा सा सैंपल से हम काम कर सकते हैं। आपका केस स्टडी में भी आप इस तरह से कर सकते हैं, बट इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक बड़ा सैंपल होता है। गैदर स्टैंडर्डाइज इंफॉर्मेशन, स्टैंडर्डाइज इंफॉर्मेशन, क्योंकि इसको मैं इस तरह से बताने की कोशिश करूंगा कि बहुत सारे टूल्स, जो डिवाइसेस जो तैयार किए जाते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट, क्वेश्चनियर, रेटिंग स्केल, ये सारे तैयार करने का एक तरीका है जिसमें सर्वे को यूज किया जाता है। तो बिकॉज यू गो फॉर पायलटिंग, पायलटिंग करते हैं हम लोग, क्वेश्चनियर तैयार करते हैं, उसका पायलट टेस्टिंग करते हैं, तो पायलट टेस्टिंग और ये सारा चीज करने के लिए सर्वे का ही यूज किया जाता है। वी आर नॉट गोइंग फॉर एक्सपेरिमेंटल मेथड और समथिंग अदर। तो हम इसके लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। कैप्चर्स डेटा फ्रॉम मल्टीपल, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चनियर हम यूज कर सकते हैं सर्वे में। वो एमसीक्यू हो सकता है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो सकता है, ओपन एंडेड हो सकता है, आपका रेटिंग स्केल हो सकता है। तो ये कुछ खासियत है सर्वे के। नेक्स्टली इसमें हम जनरली हाइपोथेसिस को तैयार करते हैं। मैं स्टेप्स भी इसके आगे के स्लाइड में बता दूंगा। तो हम हाइपोथेसिस बनाते हैं और हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। वी आर नॉट गोइंग टू वेरीफाई और समथिंग लाइक दैट, वी आर गोइंग फॉर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। एंड टेस्टिंग, फॉर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस हम क्या करते हैं, हम डेटा कलेक्ट करते हैं फील्ड से, और उसके बाद हम टेस्ट करते हैं कि हमारा हाइपोथेसिस जो है वो होल्ड करता है या नहीं होल्ड करता है। और इस तरह के डेटा ये देता है, सर्वे रिसर्च से हमें इस तरह का डेटा मिलता है। ज्यादातर क्वांटिटेटिव डेटा हम लोग यूज करते हैं। क्वालिटेटिव सर्वेज आर आल्सो देयर, नहीं बोल रहा हूँ क्वालिटेटिव सर्वे नहीं हो सकता, इट इज आल्सो देयर, लेकिन आपका लार्ज स्केल पे हम क्वांटिटेटिव डेटा लेते हैं, जिसको कि हम स्टैटिस्टिकली प्रोसेस कर सकते हैं। स्टैटिस्टिकली हम डिफरेंट टाइप्स में उसको प्रोसेस कर सकते हैं, और इस तरह से वो हमारे लिए यूजफुल हो सकता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है सर्वे के। उसके साथ साथ सॉरी स्टेप्स एक से, उसके बाद आपका जो सर्वे का स्टेप्स है, हाँ सर्वे का स्टेप्स, वीडियो मेरा थोड़ा बंद हो गया, ओके। सर्वे का स्टेप्स में आप देख सकते हैं, आप लोगों ने भी जब अपनी थीसिस बनाई होगी तो ये स्टेप्स फॉलो किए होंगे। पहले तो आप ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं कि आपके ऑब्जेक्टिव क्या है, आपके प्रॉब्लम के लिए जो आपका रिसर्च प्रॉब्लम है उसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। उसी तरह सर्वे में भी आप ऑब्जेक्टिव पहले तय करते हैं, फिर आप ये सोचते हैं कि किस तरह का सर्वे हमें यूज करना है। लॉन्गिट्यूडनल, क्रॉस सेक्शनल, ट्रेंड स्टडी, कोहर्ट स्टडी, आप इस तरह का सर्वे आप करना चाहेंगे। जनरली हम लोग का स्टडी सब ज्यादातर क्रॉस सेक्शनल सर्वे मेथड में किया जाता है। मैं बताऊंगा इसके बारे में थोड़ा सा। और उसके बाद हम लोग हाइपोथेसिस बनाते हैं, हाइपोथेसिस तैयार करते हैं। हाइपोथेसिस विल बी आल्सो डिस्कस इन सम अदर क्लास। हाइपोथेसिस में भी बहुत तरह की बातें हैं, तो हाइपोथेसिस हम लोग बनाते हैं। और नल हाइपोथेसिस बनाना है कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाना है, ये हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे बाद के क्लास में। फिर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारा सैंपल किस तरह से तैयार होगा। सैंपल के बारे में हम सोचते हैं, और सैंपल जब हम लोग सोच रहे हैं तो सैंपल में भी हमें सोचना है कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इज दी शुड बी दी हायर प्रायोरिटी। प्रायोरिटी हमें देना है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का, क्योंकि ज्यादातर सर्वे में एक लार्ज नंबर ऑफ सैंपल होता है, और सैंपल पॉपुलेशन
से अगर आप सैंपल ड्रॉ कर रहे हैं और वो अगर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ना आप यूज करेंगे, तो हो सकता है कि आपका जो भी रिजल्ट आएगा उसको आप जनरलाइज नहीं कर पाए। और हमने बताया कि नहीं, एक सर्वे रिसर्च तभी अच्छा हो सकता है जब उसको हम ज्यादा से ज्यादा जनरलाइज करें। बट इट इज आल्सो देयर कि समटाइम्स यू गो फॉर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आल्सो, है ना। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है उसको भी यूज करते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, सैम्पलिंग क्या है, सैम्पलिंग का डिफरेंट टेक्निक क्या है, कौन सा टेक्निक क्या क्या खासियत है, क्या उसका लिमिटेशन है, किस जगह कौन से सैंपल टेक्निक को यूज करना अच्छा रहेगा, जिससे कि हम अपने रिसर्च की ऑब्जेक्टिविटी को अचीव कर सकें, ऑब्जेक्टिव्स को, और उसी तरह से अपने रिसर्च का व्हाट यू कैन से एक्सटर्नल एंड इंटरनल वैलिडिटी को भी हम अचीव कर सकें। तो वो हमें, वो भी हम आगे दूसरे क्लास में हम लोग उसका डिस्कस करेंगे। राइट्स में। तो इसके बाद हम डिफरेंट अपने टूल्स के बारे में सोचते हैं। टूल्स लेने के बाद वी कैन गो टू द फील्ड, कलेक्ट द डेटा, देन यू गो फॉर एनालिसिस ऑफ द डेटा, एंड लास्टली वी रिपोर्ट देयर रिजल्ट्स। तो इस तरह से हमारा सर्वे का स्टेप सब काम करता है। We decide the objectives, you go for the design, in which design you have to go for doing that survey। आपका लॉन्गिट्यूडनल है, क्रॉस सेक्शनल है, कोहर्ट है, या ट्रेंड स्टडी है, जो भी आप उसको डिसाइड करते हैं। फिर आप हाइपोथेसिस बनाते हैं, देन यू गो फॉर सैंपल सैम्पलिंग टेक्निक, और सैंपल तय करने के बाद आप उसके डेटा को टूल तय करते हैं, टूल को एडमिनिस्टर करते हैं, और टूल एडमिनिस्टर करने के बाद, डेटा कलेक्ट करने के बाद, डेटा एनालिसिस करके अपना रिपोर्ट बनाते हैं। तो ये आपका इन शॉर्ट आपका स्टेप सब है ये सर्वे के। इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे भी बताया, ये भी एक शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश हो रही है कि सर्वे का एक खास डिफरेंट टाइप के हम सर्वे सब कर सकते हैं। और एक खास कैटेगरी जो हम सर्वे में देखते हैं, जिसको कि हम लोग डेवलपमेंटल रिसर्च भी कहते हैं। डेवलपमेंटल, जैसा कि नाम से ही है, डेवलपमेंटल रिसर्च जो है, जनरली अगर हम उसके बारे में सोचते हैं तो ये आपका बायोलॉजी के फील्ड से लगता है। बायोलॉजी के फील्ड में जैसे प्लांट का डेवलपमेंट हो गया, एनिमल का डेवलपमेंट हो गया, वहां पे भी हम किस तरह से उनका डेवलपमेंट होता है, ह्यूमन बॉडी कैसे डेवलप होता है, प्लांट कैसे डेवलप होता है, वहां से ये आइडिया आ रहा है। लेकिन इसको हम सोशल साइंसेस या एजुकेशनल रिसर्च में भी हम लेके आ सकते हैं। और हमारे पास, जैसे कि आपको एग्जांपल देंगे, जैसे कि पियाजे की स्टडी है, वो भी एक डेवलपमेंटल स्टडी है। कॉग्निटिव स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जो है, वो एक डेवलपमेंटल स्टडी है। उसी तरह से आपका कोलबर्ग का जो डेवलपमेंट की थ्योरी है आपके, वो भी आपका एक मोरल डेवलपमेंट की जो थ्योरी है, वो भी आपका एक डेवलपमेंटल रिसर्च का ही टाइप है ना। दोज आर लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी था वो। अब मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लॉन्गिट्यूडनल स्टडी क्या है। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में जनरली हम विद इन ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम, हम क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स को, जैसे कि मान लीजिए मेंटल डेवलपमेंट है ना, और मेंटल डेवलपमेंट को डिफरेंट पर्टिकुलर एज ग्रुप में, सपोज एट द starting age of from age 0 to 4 years, then 4 to 8 years, then 8 to 12 years, इस तरह से जो स्टडी कर रहे हैं और डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट के डिफरेंट चीजों को हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज है ना। ये हो सकता है कि आप मेंटल डेवलपमेंट पता करें, आप सोशल डेवलपमेंट पता करें, फिजिकल डेवलपमेंट पता करें। तो ये एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होगा, और ये भी एक सर्वे का टाइप है। और इसमें आपका, इसको हम लोग कभी कभी कोहर्ट लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज भी कहते हैं, जिसमें कि हम एक टारगेट ग्रुप को ले लेते हैं। पैनल स्टडीज भी उसको कहा जाता है। एक टारगेट ग्रुप को ले लिए, एक सपोज एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनको कि हम डिफरेंट और इंटरवल पे हम बार बार उससे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं विद इन टाइम ड्यूरेशन। ग्रुप हमारा देखिए, आप यहाँ फिगर में भी देख सकते हैं, एक ही सैंपल है कोहर्ट स्टडी में, जो दूसरा एग्जांपल दिख रहा है।
जिसमें हम एक ही सैंपल में अलग अलग समय पे हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज है, बट इट इज नॉट फिजिबल मेनी ए टाइम्स, क्योंकि हम इतना समय हमारे पास है नहीं कि हम अपना स्टडी को दे पाए। पियाजे का बात अलग हो गया, कोलवर का बात अलग हो गया, लेकिन एज ए रिसर्चर जब हम रिसर्च करते हैं, हमारे पास 1 साल या 2 साल का मास्टर डिग्री में समय होता है, या आप पीजी पीएचडी लेवल पे जाएंगे तो उसमें भी आपका 2-3 साल का समय होता है। वहां पे आप सोचेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्टडी करेंगे एंड यू वेट फॉर दी सेम ग्रुप, यू स्टार्ट टेकिंग what you can say observation at different intervals, तो it will take long many years। तो ये पॉसिबल नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग ज्यादातर क्रॉस सेक्शनल स्टडी कर लेते हैं। सपोज वी वांट टू स्टडी दी एडोलेसेंट्स इमोशनल डेवलपमेंट, एडोलेसेंट के इमोशनल डेवलपमेंट को हमें स्टडी करना है, तो एडोलेसेंट स्टेज जो है 12 से लेके 18 ईयर्स तक स्पेन कर रहा है। तो यू कैन नॉट वेट फॉर ए पर्टिकुलर एडोलेसेंट टू स्टार्ट फ्रॉम 12 एंड यू वेट फॉर देयर एज अप टू 18 ईयर्स। 6-7 साल आप वेट करेंगे और रिसर्च करेंगे, यू कैन नॉट वेट फॉर दैट पर्टिकुलर ग्रुप। तो हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट ग्रुप्स ले लेंगे। 12 ईयर्स का ग्रुप के स्टूडेंट्स को से हम इमोशनल कोई इंस्ट्रूमेंट है उसका, उससे डेटा कलेक्ट कर लेंगे। 13 ईयर्स के ग्रुप से हम डेटा कलेक्ट कर लेंगे, 14 ईयर्स के ग्रुप से डेटा कलेक्ट करेंगे, और एक ही टाइम में हम, इसीलिए यहाँ देखिए सैंपल डिफरेंट हो गए। थर्ड थर्ड जो फिगर आपको दिख रहा है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि आप देख सकते हैं, ये जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये इसमें सारे सैंपल हमारे चेंज हो गए हैं। तो ये हमारा हमारा ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रहा है, डिफरेंट टाइप के सैंपल से, क्योंकि वी वांट फॉर द एंटायर एडोलेसेंट पीरियड। तो हम 12 साल के ग्रुप बना दिए, 13 साल का, 14 साल का, इस तरह से एंटायर जो डिफरेंट एडोलेसेंट एज ग्रुप को ले लिए, और वहां से हम इमोशनल डेवलपमेंट का जो भी क्वेश्चनियर या इंस्ट्रूमेंट है उसको एडमिनिस्टर करके हमने डेटा ले लिया। इसी तरह से हमारे पास सोशल प्रोसेसेस को स्टडी करने के लिए भी हमारे सर्वे हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर ट्रेडिशन को लेके सोसाइटी में क्या सोच है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, द एटीट्यूड ऑफ द कम्युनिटी टुवर्ड्स यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, इसको अगर आपको स्टडी करना है तो वो एक सोशल सोशल सर्वे हो सकता है, जो लास्ट वन वाला है। सोशल सर्वे हो सकता है कि यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, एटीट्यूड टुवर्ड्स यूज ऑफ टेक्नोलॉजी अमंग पेरेंट्स ऑफ पटना, ये इस तरह का एक स्टडी आप ले लेते हैं, तो ये एक सोशल स्टडी होगा, सोशल सर्वे होगा। और यहाँ पे हम, जैसे मैंने बताया, रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव जा सकते। यू कैन स्टडी द पास्ट, आप पास्ट देख सकते हैं कि 1 साल पहले वो किस तरह का डेटा था, लोग क्या बोल रहे थे, क्या सोच रहे थे, 2 साल पहले क्या सोच रहे थे। तो इन दैट वे यू कैन डू, और यू कैन आल्सो गो फॉर द फ्यूचर टाइम पीरियड्स, मतलब 1 महीने बाद वो क्या सोच रहे हैं, 4 महीने बाद क्या सोच रहे हैं। तो इस तरह से भी हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। यू कैन गो फॉर द पास्ट रिकॉर्ड्स, यू कैन गो फॉर द फ्यूचर रिकॉर्ड्स। तो इस तरह से हमारा सर्वे रिसर्च जो है, सोशल सर्वे भी हो सकता है, एक क्रॉस सेक्शनल स्टडी हो सकता है, एक कोहर्ट लॉन्गिट्यूडनल स्टडी भी हो सकता है, और एक ट्रेंड स्टडी भी हो सकता है। ट्रेंड स्टडी को मैंने नहीं बताया। ट्रेंड स्टडी हो गया जैसे कि आप अगर ये देखना चाहते हैं कि जैसे आप लोगों का, जैसे मैं टेक्नोलॉजी की बता दूं कि लोगों का जो लैपटॉप जो स्टूडेंट्स खरीद रहे हैं, रिसर्च स्कॉलर जो जिस ब्रांड का लैपटॉप यूज कर रहे हैं, वो किस तरह का ट्रेंड दिखा रहा है। आर दे गोइंग फॉर द हायर रैम कॉन्फ़िगरेशन, और दे आर गोइंग फॉर हायर ग्राफिकल कॉन्फ़िगरेशन, मतलब क्या ये यहाँ पे वही फैक्टर सब दिया गया है, डिफरेंट फैक्टर्स। और ये फैक्टर्स को हम लोग एक स्टडी करने की कोशिश करते हैं, एंड वी ट्राई टू सी कि क्या क्या ट्रेंड आ रहा है। ट्रेंड क्या आ रहा है, जो हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं वो जो लैपटॉप खरीद रहे हैं रिसर्च के पर्पज से, तो किस ब्रांड को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, या मेमोरी जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसके बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, कि आपका रैम कॉन्फ़िगरेशन के बारे में सोच रहे हैं, ग्राफिक्स के बारे में सोच रहे हैं। और इस तरह से आप डेटा कलेक्ट करके यू कैन ऑलवेज प्रिडिक्ट फॉर द फ्यूचर
ट्रेंड स्टडी का यही यूज है। देखिए आपने ट्रेंड स्टडी कर लिया और आपको पता चला कि नहीं, दी रिसर्च स्कॉलर आर थिंकिंग अबाउट द रैम कैपेसिटी, रैम जो है वो ज्यादा प्रेफरेंस उनका रहता है कि हाँ 8 GB रैम हो जाए या 10 GB रैम हो जाए, देन दे ऑप्ट फॉर दैट पर्टिकुलर brand or that particular laptop. Then companies will try to produce laptops with good RAM capacity, अच्छे रैम वाले कंप्यूटर लैपटॉप लाने की कोशिश करेंगे। तो ट्रेंड स्टडी जो है ये भी एक टाइप का सर्वे है, और इसमें भी हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स के ऊपर डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ टाइप्स हैं जिसको कि हम, और इसलिए ये डेवलपमेंटल रिसर्च है क्योंकि इससे हम फ्यूचर के बारे में कुछ डिसीजन ले पा रहे हैं, है ना, फ्यूचर के बारे में कुछ सोच पा रहे हैं, फ्यूचर के बारे में कुछ आगे करने के लिए सोच रहे हैं। तो ये इस तरह से डेवलपमेंट स्टडी के डिफरेंट टाइप। देन दिस और समथिंग रिलेटेड टू रिसर्च, सर्वे रिसर्च के बारे में मैंने थोड़ा बहुत बताया आपको। अब कुछ एग्जांपल भी मैं, जो पहले रिसर्च सब हुआ है सर्वे रिसर्च से रिलेटेड, वो यहाँ दिया गया है। जैसे टेलीविजन ओनरशिप इन अमेरिकन होम्स, ये है। सेकेंडरी स्कूल ग्रेजुएशन रेट्स, ये भी एक सर्वे रिसर्च का एग्जांपल है। आप जान रहे हैं ग्रेजुएशन रेट्स, आप जाएंगे बच्चे से या डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से पता करेंगे कि कितने बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं, तो ये हो सकता है। आप टेलीविजन ओनरशिप इन अमेरिकन होम्स, आप डिफरेंट घर को, होम्स को विजिट करेंगे और वहां से आप डेटा कलेक्ट करेंगे। पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन जो होते हैं, जैसे कि आपको एग्जांपल्स के रूप में मैं बताऊं, जैसे कि आपका ओपिनियन पोल सब होता है ना। अभी आप इलेक्शन आने वाला है, बहुत सारा हमेशा इलेक्शन चलते रहता है, तो आप देखे होंगे कि बहुत सारे ओपिनियन पोल सब कराए जाते हैं। और कभी अगर ओपिनियन पोल्स का प्रिडिक्शन काफी अच्छा होता है, और कभी कभी प्रिडिक्शन जो है उसके उस पूरा उल्टा रिजल्ट भी आता है, लेकिन तो भी कराया जाता है, बिकॉज दे हैव गॉट सम वैल्यू। पब्लिक ओपिनियन जो है वो वैल्यू करता है ना। तो ये जो है इसके बारे में भी आप बता सकते हैं कि सर्वे जो है वो काफी यूजफुल है ना। कि ये जो ओपिनियन पोल्स में आप कितना अच्छा से सैंपल किए हैं, आपका सैम्पलिंग का प्रोसेस कितना सही रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि आपका सैंपल से जो भी आप आउटकम लेके आ रहे हैं वो कितना ज्यादा फ्यूचरिस्टिक या मतलब रियलिटी में आकर करेगा, उसका दिखेगा सामने भी वही वही जो आपने प्रिडिक्ट किया है ओपिनियन पोल से। वो डिपेंड करता है कि आपने किस तरह की सैम्पलिंग यूज किया है, क्या सैम्पलिंग प्रोसेस यूज किए हैं, क्या टेक्निक यूज किए हैं, और उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये नहीं कि हम गए और कन्वेंटली जो भी मिला उससे पूछ लिए और आप बता दिए कि ये पार्टी जीत रही है और वो पार्टी हार रहा है, तो ये नहीं होगा। ये भी एक मतलब ओपिनियन पोल जो है वो भी सर्वे का एक एग्जांपल है। एनरोलमेंट्स, ये उसी उसी तरह का एक रिसर्च। ये जो भी एग्जांपल मैं ले रहा हूँ ये सारे जो वो एग्जांपल वो स्टडीज हैं जो ऑलरेडी हुए हुए है ना, ये, और ये सर्वे के एग्जांपल्स हैं। उसके बाद डिस्क्राइबिंग एग्जिस्टिंग कंडीशन, ये ऑलरेडी मैं बताया है कि एग्जिस्टिंग कंडीशन को जब आप डिस्क्राइब कर रहे हैं तो वो भी आपका एक सर्वे रिसर्च है। आइडेंटिफाइंग स्टैंडर्ड्स फॉर कंपैरिजन, स्टैंडर्ड्स जैसे मैंने बताया कि जो अभी एनसीईआरटी के द्वारा हर साल लगभग नेशनल असेसमेंट सर्वे सब कराया जाता है, यूजीसी के द्वारा भी कराया जाता है। तो ये सर्वे सब इसलिए कराया जाता है जिससे कि हम स्टैंडर्ड सब तय कर सकें कि हमारा अचीवमेंट लेवल जो है प्राइमरी लेवल का कैसा है, एलिमेंट्री लेवल का कैसा है, लैंग्वेज में कैसा है, मैथमेटिक्स में कैसा है, ये डिफरेंट सब्जेक्ट एरिया में हम कितना अच्छा कर रहे हैं और क्या उसका मापदंड होना चाहिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम सर्वे करते हैं। वो भी हमेशा होता है नेशनल अचीवमेंट सर्वे, आपने सुना भी होगा नाम उसका, वो होता है। अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन स्पेसिफिक इवेंट्स, और रिलेशनशिप स्टडीज भी हम कर सकते हैं, वो एक को रिलेशनल स्टडी भी हो सकता है, बट सर्वे में भी हम उसको ला के दिखा सकते हैं। आप देखे होंगे कि रिसर्च आप कर रहे हैं। यस, कपिल शर्मा, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, आपका हैंड रेज है। जी सर, नमस्कार। हेलो। जी, जी सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सर हम ये पूछना चाह रहे थे कि जैसे ओपिनियन पोल जो हम लगाते हैं, ये
इलेक्शन में सर्वे मेथड से। तो कभी कभी उसका जो रिजल्ट अब वो उल्टा आता है बिल्कुल, तो उसका क्या कारण हो सकता मैं है? आ ये रहा सर हूँ। गूगल अच्छा फॉर्म कुछ। जो आपने दिया था ना, उसमें था ये क्वेश्चन। ठीक है, मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ और मैं आपको बताऊंगा। इस स्लाइड में भी कुछ उससे रिलेटेड मैटर मैंने रखा है, तो उस समय जब आएगा तो मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। थोड़ा इसको हम कवर कर लें जिससे कि रिपीटेशन ना हो जाए। तो रिलेशनशिप के लिए भी ये स्टेब्लिश करने के लिए भी ये होता है। उसके बाद सिंपल फ्रीक्वेंसी काउंट्स भी अगर आपने कर लिया, कितने स्टूडेंट का, बच्चे का अटेंडेंस क्या था, बच्चे का पार्टिसिपेशन क्या था, तो ये भी एक सर्वे ही होगा, है ना। और इसके ये इतना छोटा से इतना छोटा भी हो सकता है। और इससे बढ़ते हुए ये एक एक जैसे मैंने बताया कि मल्टीपल रिग्रेशन और आप फैक्टर एनालिसिस, इस तरह की चीजें भी इसमें कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ फ्रीक्वेंसी काउंट करके दिखा है। मतलब इसका इसका जो स्कोप है ये इतना बृहद हो सकता है, इतना व्यापक हो सकता है। और ये एक लोकल लेवल का सर्वे से लेके एक हाई लेवल का, नेशनल लेवल का सर्वे और इंटरनेशनल लेवल के सर्वे तक जा सकता है। तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि इसका स्कोप इतना लिमिटेड है कि हाँ आपने एक स्कूल में डेटा कलेक्ट कर लिया तो यही हो सकता है। नहीं, ये आप इसको बहुत बड़े पैमाने पर ले जा सकते हैं। इम्पोर्टेंस भी क्या है, ये एक साइंटिफिक अप्रोच है। साइंटिफिक अप्रोच मानने का इसका सबसे बड़ा रीजन मैं बताऊंगा, क्योंकि इसमें ज्यादातर सर्वे में हम ज्यादा से ज्यादा सैंपल को रखने की कोशिश करते हैं। एक ये इसका एक पिकुलियर पॉइंट है। और ये आप जानिएगा कि जब एन एन जो है वो जब लार्ज होता है, तो वो उसके द्वारा आपके वो आपने जो भी इंटरप्रिटेशन और या जो भी आउटकम आप लेके आ रहे हैं वो काफी ज्यादा वैलिड हो जाता है, या चांसेस ऑफ एरर जो है वो कम जाता है। तो इसलिए भी एक साइंटिफिक अप्रोच आप बोल सकते हैं। ये नहीं कि दो लोगों से पूछ के ये काम काम कर लिया गया। हमेशा इसमें स्कोप होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अ, आगे लगाया जाए। रिक्वायर्स एक्सपर्ट प्लानिंग एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। हाँ, इसमें इसमें टेक्निकलिटी और स्किल की भी जरूरत है। ऐसा नहीं कि हमने किसी को भी आपने सर्वे करने को भेज दिया है। दैट पर्टिकुलर पर्सन शुड नो व्हाट फील्ड से जो डेटा लेना है वो क्या है। मतलब ऑब्जर्वेशन, जैसे किसी को अपने ऑब्जर्वेशन करने के लिए भेज दिया और उसको पता ही नहीं है ऑब्जर्वेशन कैसे करना है। या आपने किसी को बोल दिया कि आप जाके क्वेश्चनियर ही फिलअप करा लीजिए और उसको पता ही नहीं है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो ये नहीं, आपको पता होना चाहिए कि कैसे इसको कंडक्ट करना है, या आपको डेटा एनालिसिस कैसे करना है, या इसको रिपोर्ट कैसे लिखना है। हर एक चीज में स्किल इन्वॉल्व है। ऐसे नहीं कि कहानी की तरह आप इसको लिख दे रहे हैं, ये स्किल प्रोसेस भी है। इसलिए भी ये एक साइंटिफिक वे में आप इसको साइंटिफिक समझ सकते हैं और रिसर्च का पार्ट समझ सकते हैं। उस तरह से यहाँ और दो एग्जांपल दिया गया है, गुन्नर माइड्रल एंड अल्फ्रेड किंसले का। इन्होंने भी आपका सर्वे रिसर्च से डिफरेंट इंटरनेशनल स्टडीज का ये एग्जांपल्स है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि चैलेंजेस इन सर्वेज ऑन सेंसिटिव टॉपिक्स, कभी कभी कुछ ऐसे एक आप बोल सकते हैं कि कुछ इथिकल इश्यूज भी आ जाते हैं, जिसमें कि हम ये सोचते हैं कि सर्वे जब हम कर रहे हैं तो उसमें जो सेंसिटिव टॉपिक्स हैं उसके ऊपर आप इस तरह से, कभी आपका सोसाइटी सपोर्ट करेगा, कभी आपका सोसाइटी सपोर्ट नहीं करेगा। तो ये सेंसिटिव टॉपिक्स जो हैं वो डिपेंड करता है कि आपका कम्युनिटी या सोसाइटी कितना सपोर्टिव है और कितना ज्यादा आप वहाँ जाके ये सब डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप जान ही रहे होंगे कि अभी जो कास्ट सर्वे हो रहा था बिहार में, तो ये कास्ट सर्वे भी जो है एक सेंसिटिव इशू ही है ना। लेकिन हमारे पार्टिसिपेंट जो हैं वो कितना ज्यादा इसमें पार्टिसिपेट किए और कितना ज्यादा ये एक तरह से एक सेंसिटिव टॉपिक के रूप में भी रह गया। कि ये भी एक बातें हैं जिसको कि हमें सोचने की जरूरत है, जिसमें सर्वे जब आप करते हैं तो इस सब बातों को भी ध्यान रखना है। खास करके जब सोशल सर्वे, आप किसी के बिलीफ सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, आप किसी का सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में पूछ रहे हैं, आप किसी का रिलीजन रिलीजन तो चाहिए, रिलीजन हम लोग सब जगह बताते रहते हैं, लेकिन कास्ट तक आते आते थोड़ी सी बात अलग होने लगती है। तो ये सब सोचना है कि हमारे पास जो सेंसिटिव टॉपिक्स हैं, सोशल सर्वेज जो हैं, वो इसमें एक चैलेंज के रूप में है।
और ये भी दो सर्वे हैं, जिस एक स्पेशल एजुकेशन स्टडी से रिलेटेड सर्वे था, वो भी इसका एग्जांपल है, और मैकगे और शिकागो का, ये सब सोशल सर्वे के एग्जांपल्स हैं, डिफरेंट एग्जांपल्स हैं ये। पब्लिक ओपिनियन, हाँ इसी पे हम लोग बात कर रहे हैं कि पब्लिक ओपिनियन पे ही मैं उसमें बात छोड़ के थोड़ा सा डिस्कस करके छोड़ दिया था, अभी मैं उसमें डिस्कस करता हूँ। जैसे जब आप और आपने पूछा भी मेरे को कि इसका जो ओपिनियन पोल होता है उसका रिजल्ट में क्या कमी रह जाती है, तो ये स्लाइड से ज्यादा जरूरी ये स्लाइड है, आपको मैं सामने जो अभी आपको दिख रहा है वो आपको दिख उससे मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जब भी आप कर रहे हैं, जब आप ओपिनियन पोल करते हैं, तो ओपिनियन पोल करने के समय आपको आप एज ए रिसर्चर, एज ए व्हाट यू से अनबायस्ड रिसर्चर अगर कोई है, तो उसके कुछ टेक्निकलिटीज हैं जिसको कि उसको फुलफिल करना पड़ेगा। सबसे अच्छी तो बात रहती है कि ओपिनियन पोल करने का मतलब हो जाता है कि आपका वही रिजल्ट आ जाएगा जब आप सारे के सारे पार्टिसिपेंट जो हैं आपको शेयर कर दिए कि भाई हम किस पार्टी को वोट देने वाले हैं, है ना। लेकिन ये पॉसिबल प्रैक्टिकलिटी नहीं है ना, तो ये प्रैक्टिकलिटी नहीं है। दूसरी बात ये हो जाती है कि जब आप ओपिनियन पोल करने जाते हैं, तो आपका आपका ब्रांड इमेज क्या है, आपका जो रिसर्चर जो जा रहा है उसको लेके कितना कॉन्फिडेंट है सब, और उससे अपने चीजों को शेयर कर पाते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे न्यूज चैनल में भी आप देखते होंगे कि जब लोग आते हैं, जब ऑडियंस आते हैं अपनी बातों को रखने के लिए, ऑडियंस या डिफरेंट पार्टी के स्पोक्स पर्सन आते हैं, वो जो है वो खुद एंकर को बोलने लगते हैं कि आप इस पार्टी के सपोर्टर हैं, उस पार्टी के सपोर्टर हैं, और ये। तो आप बताइए कि अगर ये ब्रांड इमेज के साथ अगर कोई जाता है पब्लिक के पास और वो बोलता है कि आप किस पार्टी को वोट देने वाले हैं, और क्या आपका सोच है, किस पार्टी, कौन सी पार्टी अच्छी है, तो ये कहीं ना कहीं जब इसके थ्रू आप डेटा कलेक्ट करके लाते हैं और ओपिनियन पोल के बारे में आप बताते हैं कि इस बार ये पार्टी जीतने वाली है और ये पार्टी हारने वाली है, तो अवश्य ही आपको लगेगा कि नहीं, ये जो गलतियां हो जा रही है, जो प्रिडिक्शन का रिजल्ट और प्रैक्टिकलिटी में डिफरेंस आ रहा है, वो भी एक रीजन है। तीसरी बात यह है कि आप क्या जो सैंपल, आप फिर एक टेक्निकल बात हो रहे हैं, आप जिस सैंपल के पास जाके डेटा ले रहे हैं, क्या वो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन है। बहुत बार क्या होता है कि जो बहुत ही सामने आके बात करने वाले लोग होते हैं वही आपके पास आ जाते हैं और आपको बता देते हैं, लेकिन बहुत सारे आ, जैसे मान लीजिए कि आप किसी एक पर्टिकुलर प्लेस में गए हैं जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन या ट्राइबल सैंपल जो है वो ज्यादा है ना, वो वोट देने वाले ज्यादा है, लेकिन आप जब वहां पहुंच रहे हैं तो वहां के जो कुछ पढ़े लिखे या दूसरे कैटेगरी या दूसरे रिलीजन या दूसरे जो कि सामने आ जाते हैं आसानी से, या आपकी भाषा को समझ पाते हैं, वो आके आपको बता देते हैं कि हमारा ये पार्टी को वोट जाने वाला है, ये इसको नहीं जाने वाला। तो एज ए रिसर्चर, एज ए डेटा कलेक्टर, आपको ये पता होना चाहिए कि भाई हमने सारे लोगों को पॉपुलेशन का एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन से सैंपल अपने बातों को लिया कि नहीं। इसलिए यहाँ पे बात आता है कि कोटा सैंपलिंग का बात आता है। अभी आपने उस कोटा को भूल भूल गए, आपने देखा कि वहां पे ट्राइबल सीट है, वो ट्राइबल के पॉपुलेशन ज्यादा है, ट्राइबल लोग ज्यादा वोट कर रहे हैं, लेकिन आपके लैंग्वेज के हिसाब से वहां पे आप उसकी भाषा को नहीं समझ पाए, उससे आप पूछ नहीं पाए, आप कम्युनिकेट कर पाए हिंदी में, आप कम्युनिकेट कर पाए इंग्लिश में, और उनसे आपने डेटा ले आया और आपने बताया कि ये पार्टी को वहां वोट मिल रहा है। तो ये कोटा सैंपलिंग के बारे में सोचना होगा, आपको ऐसे लोगों को लेकर जाना पड़ेगा जो उससे कम्युनिकेट करके वहां से डेटा ले पाए। तो ये कोटा सैंपलिंग है। कभी कभी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का भी यूज करना रहता है, सिचुएशन अगर ऐसा है कि सारा होमोजीनियस पॉपुलेशन है, सब लोग एक जैसे हैं, आप दिल्ली में चले गए हैं, सब लगभग सब लोग एक जैसा दिख रहा है, सब जगह से आए हुए लोग हैं, आप वहां से सैंपलिंग करते, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग यूज करके आप पूछ लिए कि किस पार्टी को आप वोट दे रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका अनुमान सही हो जाए। तो आपको कहाँ कोटा सैंपलिंग यूज करना है, कहाँ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग यूज करना है, कहाँ क्लस्टर सैंपलिंग यूज करना है, ये सोच के जब आप सारे चीजों को करते हैं, तो शायद आपका जो प्रिडिक्शन होगा वो सही होगा। और ये एग्जांपल बहुत सारे हिस्ट्री बुक्स में, आपको रिसर्च बुक्स में है, मैं दूसरे दिन बता दूंगा एग्जैक्ट। अमेरिका का जो ओपिनियन पोल सब है उसमें किसी बार प्रिडिक्शन एकदम सही बैठा, जितना बोला गया उतना परसेंटेज ही वोट आया,
और इट इज बिकॉज ऑफ द ओपिनियन पोल्स डन इन ऑल टेक्निकल वेज, जो भी टेक्निकल वे फॉलो करना चाहिए था सब चीज को फॉलो किया गया, इसलिए वो रिजल्ट सही आया। तो ये खास बात है। और सबसे बड़ी बात है कि आपका एन तो बहुत बड़ा हो, सैंपल जो हो ज्यादा से ज्यादा लोगों से आप ले, तो ये आपका, और ये इसी में आपका बताया गया हिस्टोरिकल फेलियर्स एंड इम्प्रूवमेंट, इसके बारे में आपको सोचना है। जब आपका ओपिनियन पोल का रिजल्ट प्रिडिक्शन जो है वो उससे अलग हो जाता है, तो आपको सोचना है कि आपने क्या गलत किया था जिसके कारण आपका रिजल्ट सही नहीं आया। आपने जो बताया वो बाहर उस तरह की बातें नहीं आई। तो ये हमें सोचने की बात है। सैम्पलिंग एरर्स के बारे में यही मैं बोल रहा था, सैम्पलिंग एरर के बारे में आप सोचें। कपिल जी, आपको समझ में आया क्या क्या प्रॉब्लम है जिसके कारण ऐसा होता है? संक्षेप में बताने का मैंने कोशिश किया। तो जी सर, जी थैंक यू सर। सैम्पलिंग एरर जो है वो सोचना, टाइमिंग के बारे में भी है। बहुत बार हमारा टाइम जो होता है वो सही नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी हम लोग ओपिनियन पोल कर देते हैं और उस समय हो सकता है किसी पार्टी को लेके वो दूसरी तरह की बातें हो, और उस एक महीना के अंदर ही कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाएं जिससे कि सारा चीजें अलग हो जाती। तो ये टाइमिंग जो है ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप जो टाइमिंग जो सुटेबल, इसके लिए ही देखे होंगे कि बार बार ओपिनियन पोल का रिजल्ट आते रहता है, बोलते रहते हैं कि अभी इलेक्शन होगा तो क्या हो सकता है। अभी का मतलब विन, इसीलिए टाइमिंग का महत्व है कि आपने ओपिनियन पोल कर दिया और उसके बाद एक साल के बाद आपका वो एक्चुअल इलेक्शन हो रहा है, तो सिचुएशन कैन चेंज। इसीलिए आपको टाइमिंग भी बहुत जरूरी है। सैम्पलिंग एरर भी जो मैं बता रहा था कि सैंपल लेते समय आपको सोचना है। अब कोई दिल्ली का बारे में आप ओपिनियन पोल कर रहे हैं और मैं दिल्ली घूमने गया हूँ, मेरे को पकड़ के पूछ लिए कि भाई आप के किसको वोट देने जा रहे हैं, तो ये तो सैम्पलिंग एरर ही है ना। द रोल ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, तो ये मैं बताया आपको पहले कि कहाँ कहाँ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज करना है वो भी सोचना है, और कहाँ आपका नॉन प्रोबेबिलिटी यूज करना है इसको सोच के करना है। मार्जिन ऑफ एरर, एरर तो हमेशा, क्योंकि ये सोशल साइंस रिसर्च है, ह्यूमन रिसर्च है, आप एकदम 100% परफेक्ट नहीं हो सकते हैं, लेकिन मार्जिन ऑफ एरर को कितना कम किया जा सके उसके बारे में आपको सोचना है। और वो तरीका यही है कि आप अपने टेक्निकल जितने भी जो भी हिंड्रेंस है उसको आप कितना ज्यादा कंट्रोल कर पाते हैं उसके ऊपर है। मेकिंग इन्फॉर्म प्रिडिक्शन, उसके बारे में हम सोचेंगे। और जो भी आप बताएं वो पूरी तरह से तथ्य के पे आधारित हो। ऐसा नहीं कि आपके पास डेटा है नहीं और आप बता रहे हैं कि आगे ऐसे होने वाला वैसा, इन्फॉर्म्ड इंफॉर्मेशन हो। तो ये कुछ बातें हैं सर्वे के बारे में। और सर्वे का, रिसर्च का काफी ज्यादा यूज है एजुकेशनल फील्ड में। ये मैंने संक्षेप में कुछ बताया और कुछ बहुत सारी बातें डिस्कस मैंने की है। आशा है आप लोग सर्वे के बारे में कुछ समझे होंगे।